फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम और उसके सस्पेंशन से रिलेटेड इशू के विषय में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम पूरी घटना को आपके सामने रखें, हम पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ये एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट इसका मतलब लोकल एरिया, हर एमपी का जो अपना एक कंस्टिट्यूंसी होती है, उसकी एक अपनी एक एरिया होती है, लोकल एरिया जिसे कहते हैं, उसके विषय में यहाँ इस पर ज़्यादातर बात की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है इस स्कीम में कि हर एमपी को हर साल कम से कम 5 करोड़ की धनराशि मिलती है, जिससे वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में खर्चा कर सकता है और अपने एरिया का विकास कर सकता है। और इसके लिए वो सहारा लेता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये चॉइस देता है कि आप पैसे को यहाँ यहाँ खर्च कर सकते हैं, जिससे आपका उसके एरिया का विकास हो सके। ये काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में होता है, लेकिन उसको गाइड करने का और चॉइस पूरा एमपी के हाथ में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1993 में हुई थी। 1993 से ये स्कीम चली आ रही है, जिससे कि लोकल एरिया का डेवलपमेंट हो सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगले 2 साल तक जितने भी एमपी हैं उनको कोई भी फंड नहीं मिलेगा। तो इसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी पे प्रकाश डालने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, उसमें गवर्नमेंट ने अपना पक्ष भी रखा है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो इसका विरोध कर रही है, उसे क्रिटिसाइज कर रही है कि आखिर इसे क्यों बंद किया गया, जबकि ये लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है, इसके पीछे गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ये है कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है देश में, कोरोना वायरस आपको पता ही होगा, कोविड-19 की सिचुएशन से पूरे देश में चल रही है और उस पर काफ़ी फंड्स ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। तो जो ये इन लोगों को फंड मिलता है एमपी को, लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत उस फंड को अगर नहीं देगी सरकार, तो वो काफ़ी फंड बचेगा। मतलब हर एमपी से कम अगर आप सोच के रखिएगा 542 मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसमें अगर हर एक को 5 करोड़ की धनराशि मिलती है तो कितनी बड़ी अमाउंट सरकार की चली जाती है। सरकार के पास वो पैसा बचेगा और सरकार उस पैसे से जो कोविड-19 से रिलेटेड अर्थव्यवस्था में जो भी दिक्कतें आई हैं और जो भी चैलेंजेस उसके सामने अभी आने वाले हैं और जो भी मैनेज करने में हेल्थ वर्कर्स और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पर खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज़ों के लिए खर्च कर सकती है सरकार, क्योंकि सरकार के पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए ये सारा आर्टिकल है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ से आई है कि इस पर जो जगदीश एस चोकर हैं, देखिए जगदीश एस चोकर ये जो है ये फॉर्मर प्रोफेसर, डीन और डायरेक्टर इंचार्ज हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद के। ये फॉर्मर प्रोफेसर हैं, पहले प्रोफेसर रह चुके हैं ये, और काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। और इन्होंने अपना पॉइंट रखा है। इन्होंने ये कहा है कि जो सरकार ने इसे 2 साल के लिए सस्पेंड किया है, इसे सस्पेंड करने के बजाय इसे सरकार जो है पिछले कम से कम हमेशा के लिए इसको सस्पेंड कर दे। और इसके लिए इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स भी रखे हैं कि आखिर ऐसा क्या है। हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब मजे की बात ये आती है कि इसका रिलेवेंस आपके लिए क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे, तभी आपके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं और आप फिर भी इसको देख रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है। ये बैंक में, एसएससी में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे यहाँ से 5 पॉइंट्स। अगर मेंस में आपका क्वेश्चन आता है, उसमें क्रिटिसाइज करने को कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम या इससे रिलेटेड इशू या गवर्नमेंट के मूव्स को लेके, तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स देंगे आपको जगदीश एस चोकर, जैसे मैंने आपको बताया था, जो IIM अहमदाबाद के फॉर्मर प्रोफेसर और डीन रह चुके हैं। तो हम आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, इन्हीं के पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। आप इसे अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट्स को देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है इससे, जिससे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो इन्होंने जो अपनी बात रखी है, इनकी जो अपनी बात है वो इन्होंने क्या रखी है। देखिए, इन्होंने जो पहली बात कही कि ये स्कीम जो होती है, ये क्या करती है कि जो प्रिंसिपल होता है, जो कार्डिनल प्रिंसिपल होता है, उसे वायलेट करती है। जिससे क्या होता है, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके प्रिंसिपल को ये वायलेट करती है। और ये
जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पोर्शन है सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेनली ये टारगेट करती है। इस वजह से इसको जो है सस्पेंड कर देना चाहिए। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आखिर अब ये देखते हैं कि इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है। देखिए, इन्होंने कहा है कि ये स्कीम जो होती है वो अगर इफेक्ट के रूप में इसका देखा जाए तो ये क्या करती है, एग्जीक्यूटिव, इसका जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है वो लेजिस्लेटर को दे देती है। मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को आपको पता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीन चीज होती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में जाते जो जिसका काम होता है एग्जीक्यूट करना। लेजिस्लेटर आपको पता ही है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटर में की कैटेगरी में आ जाएगा। और एग्जीक्यूटिव जैसे आपका जो है डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, जैसे आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पावर है वो दे दी एमपी के हाथ में। इसका मतलब ये है कि अगर ये फंड जो 5 करोड़ वो दे रहे हैं एमपी को, अगर ये वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देते तो शायद वहां का ज्यादा भला हो पाता। और या उस डिस्ट्रिक्ट जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें उन लोगों को फंड देते तो काफी फायदा होता है। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो ये क्या करती है, एक तरह से जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के बीच का, वो कहीं ना कहीं जो है ये अंडरमाइन कर देती है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि मतलब ये जो है कार्डिनल प्रिंसिपल जो होता है, जो संविधान का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, उसको ये वायलेट करती है। इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, जो एमपी होता है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट को सिर्फ रेकमेंड करता है। प्रोजेक्ट को रेकमेंड करने का मतलब क्या होता है, इन्होंने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। ये इन्होंने कहा है कि जो एमपी होता है वो क्या करता है, अब वो सिर्फ रेकमेंड करता है प्रोजेक्ट्स को, लेकिन जो फाइनल चॉइस होती है और इसका इंप्लीमेंटेशन होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के हाथ में, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। देखिए, ये हुआ क्या यहाँ पे, एमपी जो है, एमपी ने क्या किया, प्रोजेक्ट्स को रेकमेंड किया। एमपी के हाथ में पैसा है, उसने क्या किया, रेकमेंड किया। और उसने ये भी किया प्रोजेक्ट कि भाई तुम इस एरिया में ये प्रोजेक्ट चलाओ, ये यहाँ पे एक ब्रिज बनाना है। तो उसने एक मतलब बता दिया कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हमको यहाँ पे एक ब्रिज बनाने की जरूरत है, ए फुट ओवर ब्रिज। तो एक मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जो फाइनल चॉइस होता है उसके इंप्लीमेंटेशन का, वो होता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के हाथ में। मतलब एमपी पैसा लगाएगा, एमपी प्रोजेक्ट रेकमेंड करेगा, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो है उसको कंप्लीट करने का डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के हाथ में होगा। अब यहाँ पे जो यही प्रॉब्लम की सबसे बड़ी बात आती है कि क्या आप खुद सोचिए, एमपी कितना पावरफुल होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उससे ज़्यादा पावरफुल एमपी होता है। कहीं ना कहीं उसका एरिया में उसकी अपनी एक पकड़ होती है। और मंत्री और नेता के पावर से हम सभी मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग अनजान हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब शायद ही कभी ऐसा होता होगा डिस्ट्रिक्ट में जिसके पास करेज है कि अगर एमपी कह रहा है कि तुम फुट ओवर ब्रिज बनाओ, मान लीजिए फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात चल रही है और एमपी ने बोला कि इस नदी पे बनाओ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना है कि इस नदी पे नहीं, हम इस नहर के ऊपर बना देते हैं, तो यहाँ के किसानों को काफी मदद मिलेगी। लेकिन अगर एमपी चाहेगा तो वो किसानों पर नहीं बनने, किसानों के नहर के ऊपर नहीं बनने देगा। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात को नहीं भी मान सकता, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक बेसिक सा फंडा है, क्योंकि ज्यादा पावरफुल एमपी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए संविधान में तो दोनों को बराबर पावर दी गई है, लेकिन अगर आप फैक्चुअल और ग्राउंड लेवल पे बात करें तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इसे आप सभी लोग जानते होंगे। तो यही एक मतलब इन्होंने पॉइंट्स उठाया कि सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटर को दे दिया, जो पावर एग्जीक्यूटिव को देना चाहिए था वो लेजिस्लेटर को दे दिया। तो कहीं ना कहीं कार्डिनल प्रिंसिपल को उसके वायलेट किया। आप देखिए, जो दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जिसका है वो क्या है, इसका इंप्लीमेंटेशन जो होता है, मतलब किस तरह से इसको कंप्लीट किया जाएगा, उसे ऐसा छोड़ दिया जाता है जैसे कि मतलब अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन किया गया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, कैग के द्वारा, अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन किया गया तो इसके मतलब एक ऑब्जर्वेशन किया गया, उसमें उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें ये क्लियर हो गया कि एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च हो रहा है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के द्वारा, मतलब जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं वो जो इस पर खर्च कर रही हैं इस स्कीम पे, वो कहीं ना कहीं कम है। वो किससे कम है, वो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो वो कम रहेगी। वो कम किससे रहेगी, बस आ रही है। और इससे फंड्स जो होते हैं, जो लगभग 49 से 90% का मतलब बुक अमाउंट होता है, उस स्कीम के तहत काफ़ी पैसा मतलब एक मनी वायलेशन का भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा मुद्दा सामने आता है। करप्शन यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट में आया है कि जितना भी दिखाया जा रहा है अमाउंट बुक, वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर दिखने को नहीं मिल रही है। तो उसी चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्कीम होती है, इसके अंदर जो भी स्कीम काम करती है वो लिमिट होती है, लिमिटेड टू एसेट क्रिएशन, मतलब एसेट को बनाने में, पैसे को बनाने में, क्रिएशन में काफ़ी लिमिटेड होती है। जैसे मान लीजिए 549, देखिए 707
वर्क जो टेस्ट चेक किए जाते हैं, मान लीजिए 707 वर्क हुआ, उसमें से 549 वर्क जो ही होते हैं जो कि टेस्ट किए जाते हैं, यानी 78%। यानी अगर 707 वर्क किया गया है कहीं काम पे, अगर 707 को हम 100% मानते हैं तो उसमें से 549 वर्क ही होते हैं जो टेस्ट किए जाते हैं कायदे से, और उसी का रिपोर्ट पेश की जाती है। मान लीजिए 78% का रेशियो है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हम अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 22% का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। तो वो चीज़ों के बारे में यहाँ बात की गई। यहाँ पे भी बताया गया कि यहाँ जो ये क्वांटिटीज़ होती है जो एग्जीक्यूट की जाती है, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो स्पेसिफाइड जो उनको की जाती है, मतलब जो अपना बिल ऑफ क्वांटिटी जो देते हैं, देखिए उसमें क्या होता है कि 137, मतलब इस 707 जैसे हो रहा है, तो जैसे हमने आपको बताया कि 707 में से जो टेस्ट चेक होता है वो सिर्फ 549 का होता है, और लेकिन अगर बिल ऑफ क्वांटिटीज की बात करें तो वो 137 होता है 707 में, मतलब 137 होता है 707 में, जो कि मतलब माना जाता है इसमें बिल्स ऑफ क्वांटिटी में। यहाँ पे बिल सिर्फ 137 का ही रहता है। तो ये वेरिएशन जो आया, कम से कम मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से ये काफ़ी बड़े हद तक ये जो यहाँ पे वेरीड करता है ऑडिट रिपोर्ट में। और यहाँ पे क्या एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है मटेरियल की, जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जिससे क्या होता है, लेकिन पेमेंट हम सरकार को ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन जो उसको काम मिलता है वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड होता है, काफ़ी लो स्टैंडर्ड का काम होता है। तो इसी चीज़ को ज़्यादातर मतलब यहाँ पे फोकस किया गया है कि किस तरह से इसमें जो है मनी का वायलेशन चल रहा है, उस बात को अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। अब क्वालिटी और क्वांटिटीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका जो क्वालिटी को भी काफ़ी अंडरमाइन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके से रिलेटेड थी। इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी 57% कम से कम काम इसमें होता है, जो कि जो वर्क इशू करता है वो 45 दिन के अंदर अंदर रिसिप्ट को जो रिकमेंडेशन की जाती है एमपी के द्वारा, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें यह भी बताया है कि जो टाइम मतलब कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है कि इस काम को आपको इतने टाइम में खत्म करना है, वो कहीं ना कहीं करेक्ट प्रोसीजर से उस चीज़ को खत्म नहीं करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और होता है कि वो क्या कहते हैं, रजिस्टर जो होता है उनका जो एसेट वो जो भी क्रिएट करता है, जो जरूरी होता है उनको क्रिएट करना स्कीम के लिए, वो कभी मेंटेन नहीं रखते। जैसे अगर उन्हें एक रजिस्टर मिलती है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट इस दिन शुरू हुआ, इतने लोगों ने काम किया और इस तरह से इतने लोग काम किए, इतना खर्च हुआ, इतना क्वालिटी, इतना मटेरियल लगा, हमारा ये क्वालिटी रही आज की, आज इतने घंटे काम हुआ, ये सारी चीज़ का एक रजिस्टर होता है जो कि मेंटेन करना होता है कॉन्ट्रैक्टर को। ये जिम्मेदारी इस स्कीम के अंतर्गत है, स्कीम में लिखा हुआ है, लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं लापरवाही की जाती है इसमें कहीं ना कहीं, जिससे कि काफ़ी फंड्स के करप्शन होने का काफ़ी हद तक चांस रहता है। इसीलिए और यहाँ का जो लोकेशन होता है, मतलब लोकल जो और जहाँ पे ये एसेट मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो भी वेरीफाई नहीं किया जाता है कई बार। मतलब जैसे अगर कहीं कोई एक गांव अगर वहाँ पे करना है तो एक ही जगह उस बी प्लेस, उसी गांव में बी प्लेस पर कर दिया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और ये भी होता है जो इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही शॉर्टकमिंग और लैप्सेस के द्वारा होता है। शॉर्टकमिंग मतलब जो चीज़ होनी चाहिए थी ज़्यादा समय में, कम समय में वो ज़्यादा समय ले रही है, लैब्स भी कर रही है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, और हमें काम उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी जो फेलियर थे जिसको दिखाया गया इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट में, कि ये नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एक बहुत ही बड़ा इशू है। क्योंकि अगर आपको कोई काम आपको दिया जा रहा है सरकार, खासतौर पे अगर वो काम सरकारी है और आप सरकार के जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी स्कीम के अंतर्गत काम करें जो कि खासतौर पे आपके लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए है और उसमें एमपी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं, अगर ऐसे केस में अगर आपके पास कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है तो सोचिए कि आप मतलब किस तरह से अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, आप क्या वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है वो किस क्वालिटी का काम करेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इससे। तो इसीलिए एक ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप इसका पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं और अपने मतलब मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। और इसमें एक चीज़ और था, अब तीसरी जो इन्होंने अपना पॉइंट दिया वो क्या दिया कि जो यहाँ पे जैसे एमपी लेड जो स्कीम है वहाँ पे अमाउंट जो होता है वो जो खर्च किया जाता है उसका काफ़ी मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब जैसे 5 करोड़ हर मतलब सबको मिल रहा है। अभी तक क्या हुआ है कि जैसे जब 16 लोकसभा का मतलब 16 लोकसभा जो आई थी मई में जो आया था 2014 में, वो उससे लेके अभी 1993 में जैसे एमपी लेड की शुरुआत हुई, तो 1993 से लेके अगर हम मई 2015 तक की बात करें तो टोटल 5,000 करोड़ रुपया कम से कम खर्च किया गया है। मतलब तब से अब तक 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है, वो स्पेंड किया गया है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा।
तो अब इसमें हम अगर हम मई की बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे जो 16 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हुई थी, उस इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जितने एमपी आए और उन्होंने कितना खर्च किया उस अमाउंट में थोड़ा सा नजर डालेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पॉइंट कि किस तरह वाइड वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। जब हम खासतौर पर जब फंड यूटिलाइजेशन की बात आती है तो वहाँ कहाँ कहाँ हमें जो गैप देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई इंडिया स्पेंड में। इंडिया स्पेंड मतलब एक संस्था है, ये इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे से डेटा अवेलेबल कराया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था उस डेटा को। उसे इंडिया स्पेंड ने अब इसे पब्लिश किया अपने आर्टिकल में। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ ऐसे, देखिए जब से मतलब ये मई में मतलब जो है 2014 में जब से ऑफिस मतलब 16 लोकसभा स्टार्ट हुआ है, तो इसमें 542 जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 16 लोकसभा के, उसमें से 298 मतलब 298 आउट ऑफ 542 मैं इसमें क्या इंडिया के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने 1 रुपया तक खर्चा नहीं किया 5 करोड़ रुपए से। मतलब उन्हें जो पैसा दिया गया उसमें 298 एमपी ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया तक खर्चा नहीं किया है। मतलब अपने एरिया का डेवलपमेंट आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया होगा, और क्योंकि उन्होंने 1 रुपया खर्चा ही नहीं किया। कहीं पे ज़्यादा खर्चा हो कहीं पे खर्च ही नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वाइड वेरिएशन की बात की गई है कि कहीं खर्चा ही नहीं हो रहा, कहीं लोग छू ही नहीं रहे पैसा और कहीं लोग उड़ा रहे हैं पैसा। तो इस तरह की चीज़ें बात की गई है। तो उसे क्या उन्होंने रख दिया है, और कम से 508 एमपी जो है इसमें, मतलब 542 में 508 एमपी है, वो क्या किए हैं कि वो इसको जो है कभी करते हैं कभी नहीं करते, मतलब उनका एक वेरिएशन एक अलग ही मतलब लेवल देखने को मिल रहा है। इसमें वो 298 एमपी भी इन्वॉल्व हैं। तो वो इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें जो ये अमाउंट जो होता है जो पूरा 4 मई 2014 से लेके 10 दिसंबर 2018 तक, 4 मई 2014 से लेकर 10 दिसंबर 2018 तक पूरे 4 साल में वो करीब 93.55% जो वर्क है उसमें कहीं ना कहीं पैसे को कहीं ना कहीं एनुअली जो है खर्च नहीं किया गया है, और उसमें 90% केस ऐसे हैं जिसमें जो 1 रुपये भी खर्च नहीं किया गया है। सिर्फ 35 अपन नजर लगा सकते हैं, 35 मतलब 542 में से ओनली 35 जो लोकसभा के हैं उन्होंने क्या किया कि अपना सारा पैसा, उनको जो भी पैसा मिला था एमपी लैड के द्वारा, उसको उन्होंने खर्च किया है। और इस पीरियड में हालांकि इसमें से 1757 करोड़ एमपी लैड के लिए खर्च मतलब जो है रिलीज किया गया था एमपी लेट के लिए, जिसमें से 281 करोड़ ही अभी तक खर्च किया गया। आप अंदाजा लगाइए, 1757 करोड़ रुपया रिलीज किया गया, लेकिन सिर्फ 281 करोड़ रुपया ही यूटिलाइज करने के लिए लगाया गया। 500 और किसके द्वारा 500 जितने 543 एमपी है उसमें से सिर्फ 35 एमपी हैं जिन्होंने खर्चा किया है पैसा को। और ये डेटा कब तक का है? ये है मई 2014 से मई 2015 तक का। इसका मतलब यह है कि 16% से मनी को स्पेंड किया गया है एक साल में। जैसे 281 जो है 1757 का 16% है, तो वो 16% अमाउंट ही अभी तक खर्च किया गया है। और अभी इसमें क्या हुआ है कि काफ़ी मतलब एक बड़ा अमाउंट है इसमें अभी तक उन्होंने खर्च नहीं किया है, क्योंकि लोकसभा जो मई में 2014 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो अभी तक मतलब 5,000 करोड़ रुपया अभी तक स्पेंड हुआ 1993 से। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2015 तक, 15 मई 2015 तक, 1993 से इस एमपी लेट की जब से शुरुआत हुई है तब से लेके अभी तक 15 मई 2015 तक का डेटा है। 5,000 करोड़ रुपया तब तक जो है वो खर्चा किया गया है सारी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसलिए ये भी क्लियर यहाँ पे डिटेल जैसा दिया गया है कि बाद में जैसे एक्सपीरियंस किया गया जितने तरह एमबी हैं जो कि मनी को यूज़ करते हैं इसके द्वारा, वो काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके से इसका यूज़ करते हैं, और इसका काफ़ी पोर्शन जो होता है वो काफ़ी पोर्शन ऐसा होता है जो ये स्पेंड ही नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे मतलब ये डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ये पैसे को इनको जो सरकार पैसा दे रही है वो खर्च भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इनका क्या मतलब गुड़ागुड़ित होगा आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंड, ये भी आप लिख सकते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा मतलब जो वेरिएशन ऑफ फंड्स की बात की गई है, इसको डेटा बना के आप लिख सकते हैं। इसको इस पर दो चार लाइन इस पर आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट्स पे। चौथा इन्होंने जो पॉइंट बनाया है कि जिसकी वजह से मतलब इन्होंने पॉइंट दिया है कि मतलब इसको हमेशा के लिए इसको खत्म कर देना चाहिए, एमपी लेड स्कीम को, इस स्कीम को ही खत्म कर देना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया। देखिए चौथा इन्होंने जो डेटा दिया वो दिया है कि जो डेटा दिया गया ऊपर वो मनी पैसे के बारे में बात करा है जो एमपी लेड के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि ज़्यादातर मतलब जो पैसा दिया जाता है ज़्यादातर एमपी लेड की स्कीम के लिए, मतलब जो लोग एमपी जो होते हैं खर्च करते हैं वो ज़्यादातर 2 ही लोगों को चुनते हैं अपने, अगर उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना होता है या कोई मतलब उनको खर्च के लिए धनराशि खर्च करनी होती है तो उसके लिए वो लोग 2 ही लोगों को चुनते हैं। एक होते हैं उनके ओपिनियन मेकर, मतलब ओपिनियन मेकर या ओपिनियन इन्फ्लुएंसर, मतलब ओपिनियन मेकर उनके वो होते हैं जो कि जिनसे उनकी बातें मैच करती हैं, मतलब जो जिस तरह से उनसे डील करते हैं वो उनकी बात मान जाते हैं, तो वो उनके ओपिनियन मेकर ओपिनियन इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं। और उनके फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर, मतलब उनके कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर जो उन्हें कई समय से फ़ायदा पहुंचाते आ रहे हैं उन्हें वो ज़्यादातर ये देना पसंद करते हैं कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है। तो इसमें ऐसा होता है कभी ऐसा भी होता है इस केस में कि दोनों कैटेगरी ओवरलैप कर जाए, मतलब वो उनके ओपिनियन मेकर भी हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, चापलूसी करते हैं, और उनके फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर भी हैं।
तो क्योंकि उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसमें कई बार दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ज़्यादातर, अगर आप ध्यान मतलब देखा गया है, जो ग्राउंड पे देखा गया है, वो एमपी का काफ़ी क्लोज फ्रेंड निकलता है। तो ये भी है कहाँ पे या कोई रिलेटिव भी उनका होता है। तो ये सारी बातें को काफ़ी ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसीलिए कहा गया इन्होंने कि जब ये अपने फ्रेंड्स को ही आपको अगर लगा देना है इसमें, ये बात यहाँ डेवलपमेंट की हो रही है। और अगर डेवलपमेंट के लिए अगर आपका फ्रेंड उस काबिल नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है और वो खर्चा कर रहा है पैसा, तो आप अपने फायदे के लिए अगर उसी पब्लिक के पैसे को यूज करें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर टैक्स पेयर के पैसे को आप अपने तरीके से यूज करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि एमपी स्कीम को क्यों खत्म कर देना चाहिए, ये इनका चौथा पॉइंट था। इसे भी आप नोट कर लीजिए कि जो ज़्यादातर यहाँ ओपिनियन मेकर्स और इन्फ्लुएंसर और इनका जो है फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की गई है। अब अंत की अगर पांचवा पॉइंट की हम बात करें तो वो इनका ये है कि इन्होंने लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात यहाँ की है, कि मतलब संवैधानिक चीज़ों की बात यहाँ पे की है। यहाँ पे इशू जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होता है, जो एमपी एक्ट का होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कब चैलेंज किया गया? देखिए 1993 से इसकी शुरुआत हुई, 1999 में इसको चैलेंज किया गया, 1999 में इसको चैलेंज किया गया और उसके बाद भी कई पिटीशन दाखिल रही। जैसे 2003 में 2000 में दाखिल हुआ, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो याद करिए 1999 में फर्स्ट टाइम इसमें जो है पिटीशन चैलेंज की गई, उसमें 2000 फिर दोबारा जो पिटीशन डाली गई वो 2000 में, 2003 में, 2004 में ये डाली गई, 2005 में भी डाली गई। तो टोटल 5 पिटीशन डाल दी गई और इन सब पे कंबाइंड मिला, क्योंकि एक ही इशू को लेके थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक साथ जजमेंट दिया 6 मई 2010 को। 2005 को आखिरी जो पिटीशन डाली गई थी और 6 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिया और इसमें इन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें आप देखिए, ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि स्कीम जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब उसे खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे चैलेंज किया गया था इसे खत्म करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसे खत्म नहीं करना चाहिए, ये क्योंकि पब्लिक की भलाई के लिए है इसने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ बातें मेंशन की। देखिए इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे कोर्ट जो है वो सिचुएशन को अप्रिशिएट नहीं करती है। जिस तरह अभी टोटलिटी की बात यहाँ पे जैसे जैसे बात यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट भले ही इसको मतलब हरी झंडी दिखा दी हो, लेकिन वो इसको अप्रिशिएट नहीं करती। इन्होंने मतलब उनको अपना कहने का अपना रवैया बदलना होगा काम करने का, इनका सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा है कि ये ऐसा देखने में उनको प्रतीत हो रहा था कि ये स्कीम में जो मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी अनक्वेश्चन, मतलब उनका ट्रस्ट, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, उस पर ट्रस्ट ब्लाइंड ट्रस्ट किया करके उनको जो है हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे दिया जा रहा है प्रोजेक्ट को। और जो कि खास तौर पे जाता है गवर्नमेंट जो होता है बिना किसी मतलब फील्ड सिचुएशनल प्रिविलेंट इन द फील्ड, मतलब फील्ड की सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ों को बिना ध्यान में रखते हुए दे दिया जा रहा है, कहीं पे भी निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। और जो भी एविडेंस यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड, जैसे सुप्रीम कोर्ट जानते हैं आप एविडेंस के दम पे बात करता है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला तो सुप्रीम जजमेंट तो दे दी, हरी झंडी तो दे दी, लेकिन इन्होंने कुछ बातों पर पॉइंट किया। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पेश की गई थी, ग्रॉस इरेगुलरिटी और इनफॉर्मिटी, यानी कि इरेगुलरिटी के द्वारा मतलब एक तो मतलब रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करते हैं, इरेगुलर काफ़ी रहते हैं, कभी मतलब प्रोजेक्ट किया गया उस सही टाइम पे उसको खत्म नहीं करते हैं, क्वालिटी खराब रहती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताए। उन्होंने उसे कहा कि इसे काफ़ी हद तक इंप्लीमेंट करने का, मतलब इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की काफ़ी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फोकस किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ज़्यादातर स्कीम का, उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि किस तरह से वो स्कीम जो है इंप्लीमेंट की जा रही है। मतलब कहा या मतलब गवर्नमेंट का काम होता है कि मतलब किसी तरह से इंप्लीमेंट उसका जो प्रोजेक्ट होता है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और किस तरह से वो काम हो रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस काम होना चाहिए, लेकिन काम सही से होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए काम में, ऐसे ही मतलब काम नहीं हो जाना चाहिए, इसमें काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। तो इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है देखिए कि पूरी तरह से ये क्या कहते हैं, मतलब कोर्ट के अटेंशन को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह के यहाँ पे सबूत पेश किए गए हैं। तो इसलिए ये कॉमन एक्सपीरियंस से उन्होंने कहा कि ये सपोर्ट नहीं करते हैं इसको पूरी तरीके से, बहुत मतलब बड़े लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ गैप्स जो है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में फाउंड किए गए हैं। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मतलब ये जो है क्या कहते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब फील्ड में कहीं ना कहीं एक दिक्कत खड़ी कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी काफ़ी हद तक मतलब जो है करके इस पे जो है मतलब एक तरह से रोक लगा दी। मतलब हरी झंडी तो सुप्रीम कोर्ट में कई रीजन दिए कि जिसकी वजह से कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है और कहाँ कहाँ रेड झंडी की जरूरत है, लाल झंडी की कहाँ कहाँ जरूरत है, वो वहाँ पे इन्होंने बताया कि क्यों इसको जो है स्कीम को अभी रोकने की जरूरत है, वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब ये बात हुई। तो ये मतलब इनका पांचवा पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हेल्ड किया गया कि मतलब ये क्या कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब वैलिडिटी पे काफ़ी मतलब इसको रोका गया है। तो ये सारी चीज़ की बात थी। अब हम बात करते हैं कि मतलब अब ये सब तो हो गया, अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से इसका जो है
मिसयूज़ का कारण क्या है, आखिर इसको क्यों मिसयूज़ किया जाता है, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्यों आखिर इसको जो इस स्कीम को जो है मिसयूज़ करते हैं। तो हम उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ जो रिपोर्ट जो होती है अंडर यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन की, जो यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से नहीं किया जाता है या कम खर्च किया जाता है एमपी लेड फंड्स के द्वारा, वो मतलब रेगुलर इंटरवल पे ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे कोई भी सीरियस अटेम्प्ट गवर्नमेंट नहीं कर रही है इसको ठीक करने के लिए। तो उस चीज़ के बारे में आप बात किया, और ये भी कहा यहाँ पे कि मतलब एक यहाँ पे ऐसे कई ऐसे इंस्टेंसेस यहाँ हैं, कई ऐसे घटनाएं देखने को मिली हैं जहाँ पे मिसयूज़ किया गया है फंड को। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो कंस्ट्रक्शन होता है फाउंटेन का, जो ओपन स्पेस के अंदर किया गया है, वो अनऑथोराइज्ड किया गया है, जो या किसी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में करना था, जो कि नहीं किया गया है। झुग्गी झोपड़ी मतलब इन्होंने फाउंटेन का तो मतलब व्यवस्था कर दी है ओपन स्पेस में, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में इन्होंने अभी तक पानी तक की व्यवस्था नहीं की, ड्रिंकिंग वाटर, जो कि सबसे बेटर नीड है, क्योंकि झरने की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें फाउंटेन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है यहाँ पे ज़्यादातर मतलब ये हमें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है, वो है ड्रिंकिंग वाटर की। जो झुग्गी झोपड़ी में करना था वो उन्होंने किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये माना जा सकता है कि जो ये होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ सेटलमेंट हो जाता है कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया जाता है, उसके बदले में वो फाउंटेन बनाया जाता है। मतलब जो लोकल एरिया होता है वो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा उसके एरिया में फाउंटेन में लगा देता है सुंदरता बढ़ाने के लिए, जिसके दम पे आने वाले समय में वो वोट भी मांगते हैं। तो इसीलिए इसमें ये बात है। इसीलिए अगर आगे देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये 2 साल के सस्पेंशन को अगर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, जो कि पूरी तरह से मतलब सही है, मतलब यहाँ पे क्योंकि ये जिस तरह से रन कर रहा है, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार पैसा दे तो वो सही काम कर रही है सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको वो सरकार जो है कहीं ना कहीं अगर लोग मिसयूज़ कर रहे हैं उस फंड का, या कहीं ना कहीं उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो सरकार चाहे तो उसको एबॉलिश कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार को ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा मानना है जगदीप एस चोकर का, जो कि IIM के मतलब फॉर्मर प्रोफेसर रह चुके हैं, डीन रह चुके हैं और डायरेक्टर इंचार्ज रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के। तो ये सारी चीज़ें थी इनके बारे में। हमने द हिंदू से इस आर्टिकल को कवर किया है। कैसा लगा आर्टिकल हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसको आपने काफ़ी पसंद किया, पैंडेमिक पेटेंट पूल, आपको ऊपर दिख रहा होगा लिंक। अगर वो आपको उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे देखिए, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कोरोना के सीज़न में अभी जो वैक्सीन से रिलेटेड इशू चल रहा है उस चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।